हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया, एकदम बिंदास। कैसा चल रहा है एग्जाम का माहौल? बढ़िया। केमिस्ट्री और मैथ्स में आईएससी बच्चों के लिए हो गई है थोड़ी सी दिक्कत। उस दिक्कत का समाधान निकालने के लिए हम आ चुके हैं आपके पास निके निके शॉर्ट्स लेकर। शॉर्ट्स काहे के? चैप्टर्स के। हम आपको यहां पर रैपिड रिवीजन करवाएंगे पूरी थ्योरी और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के साथ। ठीक है? तैयार हो? अपने शेड्यूल को इस तरह से डिजाइन करना कि आप मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों को पैरेलली ले पाए, क्योंकि संडे को जब आप मैथ्स का पेपर देकर आओगे तो मंडे को ही केमिस्ट्री का पेपर है। तो ये वीडियो आईएससी सीबीएसई दोनों के लिए है, बिकॉज कोर्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर। इक्का दुक्का टॉपिक होगा जो आईएससी में नहीं है सीबीएसई में है, सीबीएसई में नहीं है तो आईएससी में है। तो दिस बिफोर द एग्जाम वाला जो सीरीज है मेरा, जिसमें मैंने कवर किए हैं रैपिड रिवीजन विद मोस्ट एमसीक्यूज, शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट्स के साथ। तो सबसे पहली बात आ रही है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दो तरीके के होते हैं, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखने में कैसे होते हैं? जिनका एक रेगुलर पैटर्न होता है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो कि इस बॉक्स के अंदर मैं अगर ये कंस्टिट्यूएंट एटम्स बना रहा हूं, इनका एक लॉन्ग टर्म रेंज ऑर्डर है, इनकी एक परफेक्ट शेप है, ये सिमेट्रिकल है, ये रेगुलर है, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर यही कंस्टिट्यूएंट एटम्स को मैं, दो बड़े हैं, फिर मान लो दो छोटे हैं, फिर एक और छोटा है, फिर कभी दो तीन बड़े हो गए, तो ये क्या है? ये एक इररेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और ये वाले जो कि इररेगुलर फॉलो करते हैं वो होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है? तो यही कुछ पॉइंट्स लिखे हैं हमने यहां पर, इसको मेंशन किया है, आप जरा एक बार नजर मारिएगा। They have the definite and the regular geometrical form. They do not have the definite or regular geometrical forms. Melting point की बात करें तो बट ऑब्वियस की बात है, ये सिमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल, इस ज्योमेट्रिकल फॉर्म में है तो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन यहां पर they can get soften over a certain range of temperature. हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो हीट ऑफ फ्यूजन भी इसका ज्यादा रहेगा, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग की ही बात हो रही है यहाँ पे। और दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। कंप्रेसिबिलिटी, चूंकि इसके बीच में बहुत कम छोटे छोटे वॉइड्स होंगे तो दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। मतलब एक तरीके का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो भाई ट्रू सॉलिड है तुम्हारा, है ना। और जो एमॉर्फस सॉलिड हुआ उसको स्यूडो सॉलिड कहेंगे, फॉल्स सॉलिड है। सॉलिड के नाम पे धब्बा है ये एक तरीके से। They may be compressed to any appreciable extent. जब इसको आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को चाकू से काटोगे ना तो यू विल गेट अ स्मूथ सरफेस, लेकिन यहां पर एक इरेगुलर सरफेस है। अब ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करता है या शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करता है, ये पॉइंट्स को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि विच इज करेक्ट अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड, विच इज करेक्ट अबाउट एमॉर्फस सॉलिड। तो इस तरह से आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है ना? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, समझ में आई बात? ओके। Isotropy and anisotropy, this is the most important point. Most important बात, most important point। क्या बात है सर जी। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, when measured along different axes, when measured along different axes gives different values। और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट एक्सिस गिव्स सेम वैल्यूज। बच्चा यहां पे बहुत धोखा खा जाता है कि क्रिस्टलाइन में ऐसा क्यों हो रहा है और अमॉर्फस में ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, क्रिस्टलाइन जब हम बात करते हैं ना, जब हम क्रिस्टलाइन के लिए बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन में Na+, Cl-, Na+, Cl-, मोस्टली आयनिक के टर्म्स में बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक सॉलिड्स।
Na प्लस Cl माइनस एंड सो ऑन। अब देखो, अगर हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं और यहां से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो पहले हमको कैटायन मिल रहा है और फिर हमको एनायन मिल रहा है, फिर हमको कैटायन मिल रहा है, फिर हमको एनायन मिल रहा है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो बट ऑब्वियस की बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस कुछ और होगी व्हेन वी कंपेयर दिस वैल्यू ऑन मूविंग अलोंग दिस एक्सिस। यहां से अगर हम मेजर करते हैं, यहां से हम देखते हैं, तो Na प्लस के बाद Na प्लस ही आ रहा है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म हट गया है। Na प्लस Na प्लस Na प्लस एक तरफ आ रहा है, यहाँ पे Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस एक तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज कुछ और होंगी, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कुछ और होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू कुछ और होगी। सो दिस आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर बच्चों एन आइसोट्रॉपी होता है, कि व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट एक्सिस द फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यूज कम्स आउट टू बी डिफरेंट। और बच्चा इस चीज को यह समझता है कि यार क्रिस्टलाइन के अंदर चूंकि सिमेट्रिकल होता है सब कुछ, तो वैल्यू सेम होनी चाहिए, नहीं, एनाइसोट्रॉपी फॉलो करता है। और यहीं पे अगर हम तुम्हारा एमॉर्फस की बात लेकर चलें, एमॉर्फस के अंदर क्या होता है, माहौल बहुत ही अजीब होता है, मतलब सब कुछ गुचुड़ मुचुड़ होता है, भूल भुलैया की तरह होता है, कुछ बड़े कुछ छोटे, फिर कुछ छोटे छोटे, फिर कुछ बड़े बड़े, फिर छोटे बड़े छोटे बड़े, मतलब गुचुड़ मुचुड़ हो रहा होता है। तो जब हम इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अलॉन्ग मेजर करो, तो जो इसकी एवरेज वैल्यू आएगी, अब यहां पर हमको एवरेज वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां मान लो अगर 8 आ रही है किसी चीज की वैल्यू, फिर 9 आ रही है, फिर 10 आ रही है, फिर 8 आ रही है, फिर 8.5 आ रही है, तो वी हैव टू कंसीडर द एवरेज वैल्यू। और फिर y एक्सिस के लॉन्ग एवरेज वैल्यू, z एक्सिस के लॉन्ग एवरेज वैल्यू, ये सारी एवरेज वैल्यूज लगभग सेम ही आती हैं। तो इसलिए आइसोट्रोपिक नेचर फॉलो करता है कौन, एमॉर्फस। तो ये वर्ल्ड इन दो सॉलिड्स के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि एमॉर्फस जो होता है वो आइसोट्रोपी नेचर फॉलो करता है, और जो क्रिस्टलाइन होता है वो एनाइसोट्रोपी फॉलो करता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, क्वार्ट्ज, डायमंड और आयनिक सॉलिड्स। एमॉर्फस के लिए ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, वुड। तो जैसे अब ये सामने जो फिगर है, ये रहा क्वाड्स, जहां पे एकदम सिस्टमैटिक और सिमेट्रिकल और रेगुलर अरेंजमेंट और लॉन्ग टर्म रेंज ऑर्डर देख पा रहे होगे, लेकिन वहीं पे क्वाड्स ग्लास में किसी भी तरीके का कोई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है। तो क्वाड्स इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड SiO2, वेयर इज क्वाड्स ग्लास इज द एमॉर्फस सॉलिड। प्लीज मेक अ पॉइंट ऑफ दिस थिंग। अब इसी से रिलेटेड जैसे कुछ क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, कैसे करेंगे? Which of the following is not a characteristic of a crystalline solid? वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए। तो देखो, इसका डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेकिन ये गलत बात है कि ये आइसोट्रॉपिक नहीं होता। ये अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं कि ये क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक होता है। रेगुलर पीरियोडिक रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हाँ ये होता है, और ये ट्रू सॉलिड होता है। तो द करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट, among the which of the following is an amorphous solid? वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए, कार्बन ग्रेफाइड है, क्वार्ट्ज ग्लास, अरे ये रहा क्वार्ट्ज ग्लास, ये क्या है आपका, एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, फिर से हमारे पास एक MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। तो देखो, टीचर एग्जामिनर ने आपको थोड़ा सा घुमा फिरा कर ये बात पूछा है। इसलिए सीधा सीधा नाम ये नहीं लिया कि ये क्रिस्टलाइन है कि एमॉर्फस है, उसका एग्जाम्पल लेकर आपसे बात पूछ रहा है। क्वार्ट्ज ग्लास किसके अंतर्गत आ रहा था, बोलो भाई? हाँ, वेरी गुड, एमॉर्फस के अंदर। एमॉर्फस के अंदर सारी चीजें क्या होती हैं, आइसोट्रोपिक नेचर फॉलो करती हैं। आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब सेम इन ऑल डायरेक्शन, डिफरेंट तो भैया एनाइसोट्रोपिक होता है। बाकी ये दो ऑप्शंस भी कट गए, तो करेक्ट आंसर इज 1। Which of the following is not true about the amorphous solid? तो देख रहे हो ना किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस डाले ताकि तुम्हें पता चल जाए। दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, यार ये आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक जरूर आ सकता है।
तो नॉट ट्रू अबाउट एमॉर्फस सॉलिड इज आंसर 4। बाकी दे कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, दे बिकम क्रिस्टलाइन आफ्टर कीपिंग इट फॉर सम टाइम, और उनको हीट करके क्रिस्टलाइन तक लाया जा सकता है। ये पॉइंट तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी डिफरेंशिएशन में। द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू, तो बताओ शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन रेगुलर अरेंजमेंट क्या शॉर्ट पीरियड तक है? नहीं, उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस तक फॉलो अप करता है। सो द करेक्ट आंसर इज 2। ये तो आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक की बात कर रहा है, इससे इसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उनका रेगुलर पैटर्न है और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस तक है, उससे उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट का लेना देना है। नेक्स्ट, अब ये एक चार्ट सा आता है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, और इसमें आपको क्या चीज याद रखनी है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर के अंदर फर्दर 3 होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें आपको ये याद रखना है कि नॉन पोलर में अट्रैक्टिव फोर्स क्या रहता है? डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस। पोलर के अंदर क्या रहता है? डाइपोल डाइपोल। हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे H2O। एग्जांपल्स याद रखना, डाइपोल डाइपोल के अंदर HCl SO2। डिस्पर्जन या लंडन फोर्सेस में हो गया आर्गन, आयोडीन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ये 2-3 कॉलम्स इंपॉर्टेंट हैं, टाइप्स और उसके एग्जांपल्स और उसके बॉन्डेड फोर्सेस। अब आयनिक सॉलिड्स के अंदर भाई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? बट ऑब्वियस की बात है आयन ही होगा, और दो अपोजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही होते हैं। अब जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे आयनिक सॉलिड्स का एग्जांपल फॉर्म कर रहे होंगे। मेटेलिक सॉलिड्स मेटेलिक बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, और जितने भी मेटल्स आप सोच लो वो FeCuAg जो हैवी मेटल्स हैं वो उसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। कोवैलेंट को नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, इस बात से आप कंफ्यूज ना होना। कोवैलेंट को नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, और उसके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम्स होते हैं, और इसके एग्जांपल है SiO2 यानी कि क्वार्ट्ज, SiC, डायमंड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। तो अब जैसे क्वेश्चन है इस चार्ट से रिलेटेड जो कि आपको याद रखना है कि आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टलाइन लैटिस बाय, तो आयोडीन अभी हम लोगों ने कहां पढ़ा है? लंडन या डिस्पर्जन फोर्सेस में। ये लिखो, आयोडीन कहां लिख रहा है? डिस्पर्जन फोर्सेस में दिखाई दे रहा है आपको। आयोडीन डिस्पर्जन फोर्सेस यानी कि लंडन फोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड? देखो नाम आ गया नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड मतलब हो गया कोवेलेंट। तो कोवेलेंट में हम किसको ले लेंगे? I2 ले नहीं सकते, SO2 ले नहीं सकते, H2O ले नहीं सकते, ले देकर हमारे पास डायमंड बचा है। अब क्या कह रहा है? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई देखो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं, लेकिन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन डायमंड नहीं है। ग्रेफाइट के अंदर इसलिए है क्योंकि उसके पास फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं, तो कवर अप कर रहे हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस देख लो, तो अपने जिस कमरे में बैठे हो वहां पे दीवार देखो, दीवार क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। छोटे छोटे ईंट रख के, वो भी जो छोटे छोटे ईंट रखे हैं वो सारे के सारे सेम शेप के हैं, सेम साइज के हैं, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर सिमेट्रिसिटी है यानी कि वो यूनिट सेल है। और जो इतने सारे यूनिट सेल को मिलकर तुम्हें एक दीवार मिल रही है, एक वॉल मिल रही है, उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहां लिखे हैं जिसको आप देख सकते हैं, और एक बार पढ़ना जरूरी है क्योंकि which among the following is true about the crystal lattice, ऐसे करके आपको कुछ सारे पॉइंट्स दे देगा, आपको मार्क करना पड़ सकता है। तो it is the imaginary collection of infinite number of points in space with a regular and repeating arrangement geometry, या ये कह लो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि each point in lattice is called lattice point or latticite. Each point in crystal lattice represent a one constituent particle which may be atom, molecule or an ion. Lattice points are joined by straight lines to bring about the geometry of the lattice. जो बात मैंने हिंदी में आपको समझाई थी सारी अंग्रेजी में इन लोगों ने अलग अलग पॉइंट करके लिखी है। समझ में आई बात? आगे बढ़ो। तो जो बेटा क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट्स द एंटायर लैटिस। तो एक छोटा सा तिनका, एक छोटा सा टुकड़ा क्रिस्टल लैटिस का, उसको यूनिट सेल कहते हैं। जैसे देखो ये आपका यूनिट सेल बना है कि नहीं बना है? जल्दी बोलो। ये एक आपका यूनिट सेल है, तो इसका ये जो छोटा सा हिस्सा है
विच इज हैविंग द सेम शेप साइज हैविंग दी लॉन्ग रेंज ऑर्डर, उसको इस छोटे से टुकड़े को उठाकर अलग रख दोगे तो ये यूनिट सेल है। और खूब सारे यूनिट सेल तुम देख रहे हो एक्स वाई जेड एक्सिस में मिलकर तुम्हें क्या बनाकर दे रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाकर दे रहे हैं। यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स में तुमको ध्यान देना है, क्या कि उसके पास 3 एजेस होती हैं जिसको ए बी सी कहते हैं। देखो ये एज है ए बी सी, और इन एजेस के बीच में जो ये एंगल्स बने हैं अल्फा बीटा गामा, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, इसको एक्सियल एंगल्स कहते हैं। तुम जानते हो इसी एबीसी और अल्फा बीटा गामा को खेलकर तुम 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स बना सकते हो। ये हैं वो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। जैसे तुमने अगर सुन लो पहले मेरी बात सुनो, अगर एक्सियल डिस्टेंस a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है और अल्फा बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। तो टोटल इस तरह के 7 होते हैं, ये आपको सातों के सातों मैंने यहाँ दिए हैं, जिसमें मेरी समझ में क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक तो बिल्कुल मत भूलना। क्यूबिक तुम्हारा सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता है और ट्राइक्लिनिक तुम्हारा सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल होता है। क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक को याद करने का बड़ा आसान तरीका है कि ए बी सी सब इक्वल है, यहां पे ए बी सी कुछ भी इक्वल नहीं है। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, यहां पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी 90 डिग्री नहीं है। एग्जाम्पल्स भी सबके याद करने हैं, रटना है इसको। तो यहां पर एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि एवरी क्रिस्टल सिस्टम डज नॉट हैव द 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अभी मैं बताता हूं तुम्हें। तो 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस होती हैं और 7 टाइप्स ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 7 टाइप्स ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम तुमने ये पढ़े हैं, ये इस टेबल में तुम याद करोगे। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेना, वरना अब तक तो याद हो चुका होगा। वी आर डूइंग द रैपिड रिवीजन, मैं आपको लर्न नहीं करवा रहा हूं। तो क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, ट्राइक्लिनिक है। ये सारे के सारे 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स है। आई रिपीट, ये 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है। इनमें कईयों के पास एससीसी होगा, कईयों के पास बीसीसी होगा, कईयों के पास एफसीसी होगा। इसलिए टोटल ओवरऑल जो ब्रेवियस लैटिस होती है वो 14 होती है। कितनी होती है? 14। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल, व्हाइल ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। तो अब हम बात कर लें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। 2 तरीके के होते हैं। उसमें पहला तरीका है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को तुम सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हो और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को तुम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कह सकते हो। तो देखो, प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है ना, नाम क्या है, सिंपल, सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स होते हैं। हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ क्यूब को लेकर बात करते हैं, तो इसलिए मैंने क्यूब बनाया। 8 कॉर्नर्स होते हैं और अगर 8 कॉर्नर्स पे तुम्हारे एटम्स पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं? एटम्स। 8 कॉर्नर पे एटम्स पड़े हैं, तो ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। अब नॉन प्रिमिटिव में क्या है कि कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं। क्या बोला मैंने? नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स में तो होते ही होते, प्लस कहीं और भी होते हैं। तो जैसे इसका पहला टाइप है एफसीसी, पहला टाइप इसका मैंने एफसीसी ले लिया। एफसीसी में क्या होगा बेटा? एफसीसी में तुम्हारा कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर में भी एटम्स रखे होंगे। ये कॉर्नर्स में बना दिए और फेस का सेंटर उठा लो जरा, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये दाएं वाला, ये बाएं वाला, ये पीछे वाला, ये आगे वाला। तो टोटल तुम्हारे जो कॉर्नर होते हैं वो 8 होते हैं। तुम्हारे टोटल जो फेसेस होते हैं क्यूब के अंदर वो 6 होते हैं। तो एफसीसी का सिस्टम ये है, कॉर्नर्स प्लस फेस। दूसरा है बीसीसी। अच्छा, एफसीसी का फुल फॉर्म समझ गए ना? फेस क्यूबिक सेंटर्ड, फेस क्यूबिक सेंटर्ड। बीसीसी का बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड। बॉडी क्यूबिक सेंटर में क्या रहता है कि कॉर्नर के साथ साथ तुम्हारा बॉडी के सेंटर में एक एटम रहता है। तो जैसे तुमने ये बना लिया, सारे के सारे कॉर्नर्स में बना लिए बना लिए बना लिए बना लिए। अब बीच में एक बड़ा सा यहां पर एक एटम रख दो बॉडी के सेंटर में, तो ये तुम्हारा बीसीसी हो गया। अच्छा, कई जगहों में, कई बुक्स में एंड सेंटर्ड का भी जिक्र किया गया है। तो एंड सेंटर का मतलब होता है कोई 2 एडजेसेंट नहीं, कोई 2 अपोजिट फेसेस। कॉर्नर्स के साथ साथ कोई 2 अपोजिट फेसेस, अपोजिट पेयर ले लो। जैसे आगे पीछे ले लो, ऊपर नीचे ले लो, दाएं बाएं ले लो, कोई एक ले लो, एक एक। जैसे मैंने मान लो ऊपर नीचे वाला ले लिया, ऊपर नीचे।
तुम दाएं बाएं ले सकते हो, आगे पीछे ले सकते हो, बिंदास फ्री हो तुम, ठीक है। तो जैसे अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब सिंपल, जहां पर कॉर्नर्स पे ही एटम होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव में सेंटर्ड, जिसके अंदर बीसीसी और एफसीसी बहुत कॉमन है। एंड सेंटर्ड आप अपने दिमाग के कोने में रखो, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अच्छा, नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जैसे अगर हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करें, जहां पर सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, तो तुमको ये इमेजिन करवाने का टाइम नहीं है, सीधा सीधा बात को याद रखो। 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर पे 1/8 एटम पड़ा होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 1। भाई सिंपल क्यूबिक में सारे के सारे जो एटम्स थे वो कॉर्नर पे थे ना, तो हर कॉर्नर पे 1/8 एटम होता है, और टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, तो टोटल जो z की वैल्यू है वो 1 होती है। दूसरा, अगर हम FCC की बात करें, तो कॉर्नर के साथ साथ वो फेस के सेंटर में होता है। सुनते रहना, कॉर्नर पे 8 कॉर्नर है इंटू 1/8। फेस कितने हैं? अभी लिखवाया था कि क्यूब में फेस 6 होते हैं, और हर फेस के सेंटर में आधी एटम पड़ी होती है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 4। क्लियर है? और अगर नहीं क्लियर है, अगर मान लो इससे पहले तुमने ये चीज कभी नहीं पढ़ी है, अब टाइम नहीं है इस चीज को समझने का, मगब कर लो, रट लो, खत्म करो बात को। कॉर्नर प्लस बॉडी का सेंटर, ये बीसीसी होता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें, तो कॉर्नर पे तो वही है 8 इंटू 1/8, प्लस बॉडी सेंटर का टोटल एटम 1 ही होता है, एक ही तो होता है, अभी दिखाया था मैंने बीच में काले कलर का। तो टोटल नंबर ऑफ एटम 1। तो सिंपल बीसीसी और एफसीसी, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन, मेरा नाम है लखन। एसबीएफ याद रखो, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है। क्लियर 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 क्लियर, ओके। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो सबको याद रखना है। अभी नंबर ऑफ एटम्स की हमने बात करी, इसमें 1 होता है, इसमें 2 होते हैं, उसमें 4 होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक एटम के बगल में कितने एटम उसको छू रहे हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, एक एटम को जरा रंग बिरंगा कर दो, जैसे इसको। मैं अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूं, तो मुझे ये देखना होगा कि इसको डायरेक्टली कितने एटम छू रहे हैं। एक ये छू रहा है, एक ये छू रहा है, एक ये छू रहा है, एक ये छू रहा है। ये इसको डायरेक्टली नहीं छू रहा, ये इसको डायरेक्टली नहीं छू रहा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस समय 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए, वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर की एक ट्रिक बताते हैं, ABCDEF। ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, डी का मतलब 4, ई का मतलब 5, एफ का मतलब 6। SCC सिंपल और सादगी का जमाना तो है नहीं, तो सीसी बचा। सीसी की वैल्यू कितनी है? 3 + 3 = कितना हो गया? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक इज 6। बीसीसी में बी की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 + 3 + 3 यानी कि 8। एफ की वैल्यू कितनी है? 6 + 3 + 3 कितना हो गया? 12। तो 6 से 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस, या टोटल परसेंटेज, नंबर नहीं, टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस बाय एटम्स। नहीं समझे मतलब? देखो, जब तुम किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जाते हो, यूनिट सेल के अंदर जाते हो, लैटिस के अंदर जाते हो, तो ये छोटे 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 छोटे
एम्प्टी स्पेसेस नहीं दिखते हैं, इसी को वॉइड्स कहते हैं। अब कितना जगह वॉइड्स ने कवर किया है, कितना जगह एटम्स ने कवर किया है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर पे एटम है, बाकी जगह तो खाली होगी, तो भरी कितनी है खाली कितनी है ये पता लगाना आना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंस वी आर नॉट गिविंग दी डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर, ऑब्जेक्टिव पे डील कर रहे हैं, तो वो एक प्रूविंग होती है पैकिंग एफिशिएंसी की, वो हमारे इस समय लायक नहीं है ना, पूछ नहीं सकता कि भाई उसको डिराइव करके दिखाओ। तो सीधा सीधा पैकिंग एफिशिएंसी हमें याद होना चाहिए 52.4%, बीसीसी में 68% और एफसीसी में सबसे ज्यादा 74%। ये क्या है, ये टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस है बाय द एटम्स। तो अगर हम तुमसे ये कहें कि यार मुझे सुनना इस बात को कि तुम मुझे अनऑक्यूपाइड स्पेस बताओ एफसीसी में, सुनना, अनऑक्यूपाइड स्पेस बाय एफसीसी, तो तुम क्या करोगे, 100 में से 74 को माइनस करके 26% जो निकालोगे, वो कहोगे सर वो 26% अनऑक्यूपाइड है, यानी कि 26% वो है जो खाली है। सिमिलरली बीसीसी में वो हो जाएगी 32 और वहीं सिंपल क्यूबिक में हो जाएगी तुम्हारी थोड़ी ज्यादा, 100 में से माइनस करके देख लो। अब आर और ए के बीच में रिलेशन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ द स्फीयर और ए हो गया तुम्हारा, ए क्या है, ए है तुम्हारा एज लेंथ। बहुत ही काम की चीज है। तो ए इज इक्वल टू 2r, ये होता है सिंपल क्यूबिक के लिए। बीसीसी के लिए बात करें तो √3a इज इक्वल टू 4r, यानी कि a इज इक्वल टू 4r बाय √3। और एफसीसी के लिए होता है a इज इक्वल टू 2√2r। यही नेक्स्ट आता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को सबसे पहली बात तो d से डिनोट किया जाता है। अपने मन में d को तुम क्या ले, 2r, d की जो औकात है, जो हैसियत है वो 2r है, d की जो हैसियत है वो क्या है, 2r है। तो अब जो तुमने रिलेशनशिप बिटवीन r और a निकाला था ना, उसमें से 2r की वैल्यू जो होगी, 2r की वैल्यू जो होगी वो d की वैल्यू होगी। तो पहले केस में तो d इक्वल टू a ही हो गया, दूसरे केस में 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r को अलग ले लो ना, 2r मतलब d है, तो क्या हो गया, √3a बाय 2। और यहां पे 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, d इज इक्वल टू a बाय √2। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, खतरनाक इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। इसमें सब कुछ आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ एटम्स, पैकिंग एफिशिएंसी, अनऑक्यूपाइड स्पेस, आर और ए के बीच में रिलेशनशिप, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और क्या बच्चे की जान लोगे, नहीं लोगे ना, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, गुड। ये फॉर्मूला मेकिंग क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। जैसे तुमसे कह देगा टीचर कि इन अ एफसीसी लैटिस ए ऑक्यूपाइज द कॉर्नर पोजीशन, तो ए क्या है, कोपचे में है, कोपचे में कितने एटम होते हैं, 1। बी, आगे पढ़ो, बी कह रहा है फेस सेंटर में है, बी कहां है, फेस सेंटर में। तो ए और बी के जो एटम्स आए वहीं उसका फॉर्मूला बन जाता है, जैसे A1B3, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, बच्चे बहुत जल्दबाजी में AB3 ऑप्शन टिक कर देंगे, हालांकि यहां दिया नहीं है, देना चाहिए। तो कह रहा है इफ वन एटम ऑफ B इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर, वैसे तो होने चाहिए थे 6, लेकिन चूंकि एक एटम मिसिंग है तो 6 × 1/2 ना करके 5 × 1/2 करेंगे तो 5/2 आएगा। तो A तो 1 है लेकिन B 5/2 है। अब ये देखो, इस तरह से फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता, तो इसको थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो A2B5 आएगा। अब A2B5 ऑप्शन तुम्हें कहां दिख रहा है बताओ, C ऑप्शन में, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, समझ में आया, ठीक है। ये
थोड़ी सी स्क्रीन आपको अटपटी सी दिख रही होगी। अ कंपाउंड ऑफ एलॉय गोल्ड एंड कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक लैटिस इन विच गोल्ड एटम्स ऑक्यूपाइज लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। इतनी बड़ी बात में हमको इतना ही समझ में आया कि जो Au है यानी कि जो गोल्ड है वो तुम्हारा कोपचे में है यानी कि कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे है तो 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। और जो तुम्हारा कॉपर है वो सेंटर ऑफ फेस में है यानी कि जो Cu है दैट इज 6 इंटू 1/2 यानी कि 3। तो Au1 है, Cu3 है, तो AuCu3 यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। द वेकेंट स्पेस इन बीसीसी, देखो आया ना है, जली ना। तो बीसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 68% होती है, और ये लोग कितने बड़े वाले हैं कि 68% ऑप्शन दिया है। ये ना करना बच्चों प्लीज। जब प्रेशर होता है, एमसीक्यू होता है, 1 मिनट में एक सवाल करना होता है तो बच्चा 68% को मार्क कर लेता है, लेकिन चूंकि तुम लोग हमारे स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री का सागर के स्टूडेंट हो, तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, है ना। तो तुम लोग क्या करोगे, 100 में से 68 को माइनस करके 32% पे टिक कर दोगे और आगे बढ़ोगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन द डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज। तो तुमने जैसे ये देखा कि एफसीसी में 74% होती है, एफसीसी में कितनी होती है 74, बीसीसी में कितनी होती है 68, एससीसी में कितनी होती है 52.4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड है। आगे बढ़ते हैं। द एज लेंथ, ये देखो सीधा सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई ऐसे, है ना। द एज लेंथ ए है और रेडियस आर है। एफसीसी में ए इक्वल टू 2√2r होता है, तो पहला ऑप्शन ये है। फिर 4r/√3 और ये पहला आंसर। आगे बढ़ो। ये एफिशिएंसी से ज्यादा बेस तुमको कुछ पढ़ना नहीं है। 2D पैकिंग और 3D पैकिंग दो तरीके की पैकिंग्स होती हैं, और जैसे अगर मान लो 2D पैकिंग में एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। उसमें से ज्यादा टीचर तुमसे क्या पूछेगा कि हमें बस तुम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी मैं तुमको पढ़ाकर आ रहा हूं कि एक एटम कितने एटम्स को डायरेक्टली छू रहा है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये। तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर बना रहा है, तो इसलिए उसका नाम हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या रहता है, हेक्सागोनल पैकिंग में हेक्सागोनल बन रहा होता है, 6 एटम छू रहे होते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यहां पे अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो क्या है 4। अगर मान लो सिर्फ ऐसा ऐसा दिया जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 है। तो सिर्फ ये याद रखना है, बनाने को कोई देगा नहीं। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के टर्म्स में सोचो। 3D पैकिंग में तुम्हें कुछ बातें याद रखनी है। 2 पैकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीपी का मतलब हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरी होती है तुम्हारी सीसीपी, जिसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब तुम्हें एक बात हम यहां और बता दें जो कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन की है, कि सीसीपी को एफसीसी भी कहा जाता है। इस बात को बस तुम ध्यान रखना। सीसीपी में कितने एटम्स हैं, उतने ही एटम है जितने एफसीसी में कितने हैं, 4। ठीक है। अच्छा, अब एचसीपी और सीसीपी में दोनों में क्या खास बात है, दोनों की कॉमन बातें। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, 12 है, 12 है, 12 है, 12 है। रट लो भाई, रट लो। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 12 है। ठीक, दोनों का। दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 74% है। लेकिन एचसीपी एफसीसी नहीं है, यह बात ध्यान रखना। सीसीपी ही एफसीसी है, समझे ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% है दोनों की। एससीपी क्लोज पैकिंग को ए बी पैटर्न फॉलो अप करता है, और सीसीपी चूंकि सी से स्टार्ट है ना, तो ए बी सी पैटर्न फॉलो करता है। यानी कि सीसीपी में जो 4th लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर के इक्विवेलेंट होती है, और एससीपी में जो 3rd लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर के इक्विवेलेंट होती है। ये पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। ये बात कुछ है वॉइड से रिलेटेड। वॉइड्स हालांकि कोर्स में नहीं है, लेकिन आईएससी में नहीं है, सीबीएसई में है थोड़ा सा। और कितना है, इतना ही है। आता तो इतना ही आता है, क्या आता है,
लेट द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू n या x, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड x हो जाती है, टेट्राहेड्रल वॉइड 2x हो जाती है। n लिया है तो n और 2n के टर्म्स में बोल रहा है। जैसे ये क्वेश्चन करके देखो, कह रहा है एक कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स x एंड y, एटम्स ऑफ द एलिमेंट y मेक CCP। सुनना, y अगर CCP में है तो उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने 4 मानना चाहो 4 करके कर लो, हमने a ले लिए। दोज ऑफ द एलिमेंट x ऑक्यूपाई ओन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर किसी के पास a एटम है तो उसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतनी ही होगी ना, और x तुम्हारा सारा का सारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, यानी कि x भी a है y भी a है, दोनों को ऐसे काट दिया तो आंसर क्या आया xy। ये ऐसे लूल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आओ, बोर तो नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है सब, इतनी स्पीड ठीक है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, इससे धीरे चलना है कि इससे तेज चलना है, कितना ही चलना है, तो अगला चैप्टर उस हिसाब से डिजाइन करते हैं सॉल्यूशंस वाला, है ना। एटम्स ऑफ द एलिमेंट बी फॉर्म SCP लैटिस, तो देखो CCP आए या SCP आए, तुम्हें क्या है X एटम ही लेट करने हैं या A एटम ही लेट करने हैं या N एटम ही लेट करने हैं। B तुम्हारा SCP में यानी कि B इक्वल टू X है, एंड दोज ऑफ एलिमेंट्स A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहले तो ये बताओ, अगर किसी के पास एटम X है तो उसकी टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो गई? 2x हो गई, और A तुम्हारा 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो यानी क्या हो गया 4x/3। तो ए बी का रेशियो क्या आया? ये आ गया 4x/3 और ये है x, x से x कटा 3 से मल्टीप्लाई किया तो A4B3, ये आंसर है। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग्स, अरे यार 74% किसमें होती है? SCP और CCP में, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो इसका पैकिंग एफिशिएंसी 12 होता है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। देखो यही 2-3 पॉइंट से ये लोग खेल रहे हैं, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर। ये पॉइंट तो तुमने जितना डिटेल में भी पढ़ा हो तो तुमको ना समझ में आए, है ना, तो इस पॉइंट को छोड़ के चौथा ऑप्शन देखो, इन दिस अरेंजमेंट द स्फीयर्स ऑफ द फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ फर्स्ट लेयर। भाई देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो ए बी पैटर्न होता है ना, तो उसका जो थर्ड लेयर होता है वो उसके फर्स्ट लेयर के बराबर होता है, लेकिन ये तो कह रहा है कि फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर के बराबर है, यानी कि जो थर्ड पॉइंट था वो सही था, है, और जो फोर्थ पॉइंट है वो गलत है। इसका आंसर फोर्थ है, फोर्थ। ऐसे ही करना ऑब्जेक्टिव, तुम लोग भी ऐसे करते हो, हम भी ऐसे ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं। What is the coordination number in a square closed pack structure? अभी देखो मैंने स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 आया था, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला रट लो, एटॉमिक मास m इंटू जेड, जेड क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन n नॉट, n नॉट मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर इंटू a क्यूब। अब यहां पे जो a है वो तुम्हारा एक्सियल लेंथ है या एच लेंथ है, और ये सेंटीमीटर में रहेगा। डेंसिटी भी तुम्हारी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है। अब कभी कभार क्वेश्चन में एग्जामिनर फिरकी मारने के लिए ये पिकोमीटर में दे देता है, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम घुस गए बेटा। m क्या बताया था मैंने? एटॉमिक मास, जो भी होगा उसका एटॉमिक मास गिवन होगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स FCCs के लिए 4 है, BCC के लिए 2 है, सिंपल के लिए 1 है। ये एवोगैड्रोस नंबर और ये एक्सियल लेंथ। एक बात और, कभी कभार क्वेश्चन में एक्सियल लेंथ नहीं दी रहती, रेडियस दी जाती है और सिस्टम बता दिया जाता है FCC है कि BCC है कि सिंपल है। तो भाई R और A में रिलेशनशिप अभी पीछे पढ़कर आ रहे हो, पहले R और A की रिलेशनशिप रखकर A निकालना, फिर इस फॉर्मूले में रखना। ये गलती करते हैं बच्चे। सब्जेक्टिव पेपर होता है तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है और हर बार आता है, हर बार। तो ये क्वेश्चन के आने के चांसेस 100% हैं, चाहे तुम ISC की हो चाहे तुम CBSE की हो, हम फर्क नहीं समझते। डेंसिटी ऐसा कहता है, हम तो आएंगे। तुम्हें पढ़ना है कि नहीं ये तुम डिसाइड करो। ये लो आ गया ISC के सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है।
तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेटल हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो इसका Z तो हो गया 4, इसकी एज लेंथ दे दी है 404 पिकोमीटर। ओहो, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई लास्ट में। और इसकी जो डेंसिटी दी है वो 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू mz अपॉन n नॉट इंटू ए क्यूब। तो ये आईएससी के स्पेसिमेन पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। 2.72 एटॉमिक मास निकालना है, देखो मोलर मास निकालना है। 6.022 इंटू 10⁻23। ए क्यूब का मतलब हो गया 404 का क्यूब, और चूंकि एक पिकोमीटर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है, तो जब क्यूब करेंगे तो यहां 10⁻⁻30 आएगा। बैंड तो अब बचती है सीबीएसई वालों की, कैलकुलेटर है नहीं उनके पास और ये कैलकुलेशन करनी है। सोचो क्यूब में खेल खेलना है। आईएससी वालों के पास तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उन्होंने आराम से काम कर लेना है। सीबीएसई वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आई कैन फील सॉरी फॉर यू। तो इसे जब कैलकुलेट करोगे तो जैसे मैंने कैलकुलेट किया था, पहले से करके रख लिया था, तो इसका आंसर शायद 27 आया था, भूल गया मैं करके देख लेना, 27 आएगा, ठीक है। और द रेडियस ऑफ द मेटल एटम इन सेंटीमीटर, तो जब रेडियस निकालनी है, एफसीसी और रेडियस में क्या रिलेशन है, a इज इक्वल टू 2√2r, सेंटीमीटर में निकालना है, तो आंसर इसका ये आएगा 175.76। सब कुछ तो पता है ना, वैल्यू तो रखनी है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना भी सिखाएं क्या, कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसा आता है, ऐसा ऐसा। ये भैया सब इंपॉर्टेंट आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, सुबह शाम 3-4 दिन देखो, रट लो। क्योंकि अगर हम सीबीएसई की बात करें तो एनसीईआरटी में इसका विवरण नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आता है। आईएससी की बात करें तो बुक्स में लिखा है, लेकिन इतना कुछ लिखा है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, और जो पढ़ता है, जो निचोड़ निकालता है, वो मैंने यहां लिख दिया है। NaCl में 6:6 का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ईच यूनिट सेल हैज 4 NaCl यूनिट्स। ये FCC अरेंजमेंट है ऑफ Na प्लस एंड Cl- ऑक्यूपाइंग ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वाइट। मोस्ट कॉमनली पहला पॉइंट पूछा जाता है 6:6 का कोऑर्डिनेशन नंबर। CSCl में 8:8 का कोऑर्डिनेशन नंबर। जिंक सल्फाइड में 4:4 का कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब पहला पॉइंट इन सबका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ईच यूनिट सेल हैज 1 CSCl यूनिट। अरे बाप रे, एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गए। ये जो डेंसिटी वाले क्वेश्चन, जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला किया था ना यार तुमने, इस डेंसिटी वाले फॉर्मूले में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। ये जो जेट रखते हो, ये BCC के लिए क्या रखते हो, 2 रखते हो, लेकिन सीजियम क्लोराइड एक एक्सेप्शनल केस है। नोट कर लो भाई, हो सकता है आपने ये चीज ना सुनी हो, सुनी है तो बहुत बढ़िया बात है। एक्सेप्शनल केस है कि यहां पर Z1 ही लोगे। CSCl BCC ही फॉर्म करता है, लेकिन इसका Z1 ही लोगे। याद कर लो भाई, अगर तुमने 2 ले लिया तो 2 के हिसाब से भी आंसर लिखा होगा और तुम गच खा जाओगे, धोखा खा जाओगे और आंसर मार्क कर दोगे। सिर्फ डेंसिटी के फॉर्मूले में सीजियम क्लोराइड BCC फॉलो करेगा, क्वेश्चन में बोलेगा BCC फॉलो करेगा, तुम Z2 नहीं लोगे, तुम Z1 लोगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स याद कर लेना, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हर चीज लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहती है, सिमेट्रिकल रहता है, रेगुलर पैटर्न रहता है, लेकिन वो तब तक रहता है 0 केल्विन तक। 0 केल्विन को मेंटेन करना भी मुश्किल है, और हल्की सी गर्मी बढ़ी नहीं कि दुर्घटना घट गई। मतलब आफ्टर 0 केल्विन सम डेविएशंस अकर्स व्हिच लीड्स टू द डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स। और इसी डिफेक्ट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी डेविएशंस को हम पढ़ने जा रहे हैं।
Thus, any deviation from perfectly ordered arrangement of constituent particles in a crystal is called imperfections or defects. डिफेक्ट्स कितने तरीके के हैं? दो तरीके के हैं। एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है आपका लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब हो गया कि पूरी इंटायर रो या कॉलम में डिफेक्ट आ जाए, और ये हमारे कोर्स पे नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है कि जो तुम्हारे एटम्स अरेंज थे उसमें पर्टिकुलर एक ही एटम पर, एक ही जगह पर कोई डिफेक्ट आया हो। अच्छा, पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर हम लोगों 3 भागों में डिवाइड किए हुए हैं, स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इन तीनों डिफेक्ट्स को हम लोग अब पढ़ते हैं। अच्छा, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया। कई लोग 4 कहते हैं, कई लोग 2। अच्छा, मेरे हिसाब से तुम क्या करो, इसको 4 ही ले लो, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये नाम आयनिक के लिए यूज नहीं होते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, एक एटम गायब ही हो जाता है। इंटरस्टिशियल में एक एटम इंटरस्टिशियल वॉइड्स पे आ जाता है। नेक्स्ट आता है इसका शॉर्टकी डिफेक्ट, और नेक्स्ट आता है इसका फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी और फ्रेंकल नाम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है, और ये चारों के चारों स्टोइक्योमेट्री के अंदर है। नॉन स्टोइक्योमेट्री अच्छा, स्टोइक्योमेट्री का मतलब है कि स्टोइक्योमेट्री मेंटेन करना, जैसे कि अगर NaCl में 100 कैटायन है, 100 एनायन है, तो स्टोइक्योमेट्री मेंटेन है 1:1 की। लेकिन अगर 100 कैटायन 100 Na+ पर 98 Cl- है, तो ये स्टोइक्योमेट्री बिगड़ गई, तो ये नॉन स्टोइक्योमेट्री के अंदर आ गया। नॉन स्टोइक्योमेट्री तुम 2 तरीके से ले सकते हो, या तो तुम्हारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाए, यानी कि कैटायन एक्सेस में हो जाए, या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो जाए, यानी कि मेटल कम हो जाए, यानी कि कैटायन कम हो जाए। इम्प्योरिटी का मतलब है यहां पर डोपिंग होती है। डोपिंग तुम्हारी आयनिक क्रिस्टल्स में भी हो सकती है और कोवेलेंट क्रिस्टल्स में भी हो सकती है। कोवेलेंट में होगी तो तुम्हें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, आयनिक में होगी क्या होगी हमें भी बता देते हैं। डोपिंग का मतलब जैसे NaCl का क्रिस्टल है, उसमें तुमने SrCl2 या AlCl3 की डोपिंग करा दी, तो Na+ चलेगा और उसके बदले कहीं पे Al3+ या Sr2+ आ गए। तो अब एक एक करके मैंने तुमको एक जिस्ट दिया, एक समरी दिया है, अब एक एक करके इस डिफेक्ट्स को कवर अप करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट है। स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट में क्या कह रहा है, आर द पॉइंट डिफेक्ट्स दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड। अगर 2 कैटायन जाएंगे तो उसके बदले 2 ही एनायन जाएंगे। अगर 100 Na+ और 100 Cl- हैं तो 98 कैटायन यानी कि 98 Na+ और 98 Cl- ही होने चाहिए, स्टोइक्योमेट्री मेंटेन होनी चाहिए। इन्हें इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। इंट्रिंसिक मतलब हो गया इंटरनली ही काम करते हैं ये लोग, एक्सटर्नल फैक्टर से कोई लेना देना नहीं, और चूंकि हीट से काम होता है तो इसलिए इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा गया। इसके टाइप्स जैसे मैंने डिस्कस किया कि वैकेंसी है, इंटरस्टिशियल है, शॉर्टकी है, फ्रेंकल है। वैकेंसी डिफेक्ट देखो यहीं पे समझा दिया गया है कि वैकेंसी डिफेक्ट में आप देख पा रहे हो कि एक यहां से एटम मिसिंग है, तो ये हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। एक पूरा कंपाउंड बना और अचानक से बीच में कहीं तुम कोई बॉल देख रहे हो, कोई एटम देख रहे हो, तो ये क्या है, किसी की वॉइड्स में आकर जबरदस्ती घुस जाना, यहां पे घुस गए, यहां पे घुस गए, तो ये इसके इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी हो गई। बट दीज टू टर्म्स शुड नॉट बी यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चा पार्टी, आयनिक के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड शॉर्टकी। इन्हें वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो A+B- वाला, तो यहां से तुम्हारा एक A+ गायब है और यहां से तुम्हारा एक B- गायब है। जितना कैटायन जाता है उतना ही एनायन जाता है। अगर एक कैटायन जाएगा तो एक एनायन जाएगा, 2 कैटायन जाएंगे तो 2 एनायन जाएंगे। तो ओवरऑल यहां पे मास का डिक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए डेंसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो सेम है लेकिन मास डिक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है। और एटम्स पूरा का पूरा, मतलब जो एटम्स होते हैं ना, पूरा का पूरा क्रिस्टल छोड़कर ही चले जाते हैं, तो वैकेंट स्पेस यानी कि यहां पर होल्स क्रिएट कर देते हैं। इसलिए क्या लिखा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। स्टोइक्योमेट्री लेकिन मेंटेन रहती है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रखना तुम्हारा उत्तरदायित्व है।
स्टोइकियोमेट्री और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में डिफरेंस है। स्टोइकियोमेट्री में सम ऑफ कैटायन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एनायन, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक बार आप यहां पॉजिटिव नेगेटिव देख लीजिएगा, बिल्कुल बराबर मिलेगा। डेंसिटी क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है। ये कंडीशन होती है शॉर्टकिट इफेक्ट की, कि इट इज शोन बाय द आयनिक कंपाउंड व्हिच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग दिस शॉर्टकिट इफेक्ट इज करेक्ट। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर पे टिक मारेंगे। और दूसरी कंडीशन है स्मॉल डिफरेंस इन द एटॉमिक साइजेस ऑफ कैटायन एंड एनायन। लाइक जितना भी तुम्हारा अल्कली मेटल हैलाइड होता है, जितना भी आपका अल्कली मेटल हैलाइड होता है वो शॉर्टकिट इफेक्ट शो करता है। जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, KBr हो गया, CSCl हो गया। AgBr को मैंने पर्पल कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा है जो शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दिखलाता है। और फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है देखते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है ये देखिए। arises when the cations are missing from the lattice sites and occupy the interstitial sites। कह रहा है कि जैसे यहां पर A+ होना चाहिए था लेकिन ये कूद कर चला गया है इंटरस्टिशियल वॉइड पे, तो इस चीज को कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों चीजें आ रही है, क्योंकि यहाँ से खाली जगह पैदा हो रही है, यहाँ पे एक होल पैदा हो रहा है, एक वैकेंट स्पेस पैदा हो रहा है, और चूंकि इंटरस्टिशियल में जाकर बैठ रहा है इसलिए इंटरस्टिशियल वॉइड भी कहेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहेंगे इसको। तो समझ में आया? आपने किसी क्रिस्टल को गर्म किया, गर्म करने पर कैटायन एनायन दोनों गर्म होंगे। एनायन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है। वॉइड का साइज भी छोटा होता है। वॉइड का जो साइज होता है वो क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है। तो वो सिर्फ छोटे पार्टिकल्स को ही एकोमोडेट कर पाएगा, यानी कि कैटायंस को ही एकोमोडेट कर पाएगा। तो कैटायन एक जगह से उछलकर इंटरस्टिशियल वॉइड पे जाकर बैठ जाते हैं और इसी को फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। यहां पे तुम देख रहे हो, एज पर कंपेयर करो यहां पे शॉर्टकी के, यहां पे एकदम गायब ही हो गया था, लेकिन फ्रेंकल में अभी है। तो डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर द केस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी कहां पे चेंज होती है, कहां पे चेंज नहीं होती है। शॉर्टकी में डेंसिटी डिक्रीज होती है, फ्रेंकल में डेंसिटी सेम रहती है, क्योंकि कोई भी कैटायन एनायन का लॉस नहीं हो रहा है। कैटायन सिर्फ अपनी जगह बदल रहा है, उछलकर वॉइड्स में जा रहा है। स्टोइकियोमेट्री एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। अब जैसे शॉर्टकी और फ्रेंकल में ये पॉइंट तो कॉमन है कि उसमें भी स्टोइकियोमेट्री और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, यहां पे भी मेंटेन रहती है। जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इट इज शोन बाय द आयनिक कंपाउंड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। वो क्या था? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। वहां पे ऑलमोस्ट सिमिलर साइज था, यहां पे लार्ज डिफरेंस होना चाहिए एनायन और कैटायन के साइज में। AgI, AgCl, ZnS ये एग्जांपल्स हैं फ्रेंकल के, और AgBr तो जैसे मैंने बताया कि शॉर्टकी भी देता है और फ्रेंकल भी देता है। एक बात और बच्चों, एक बात और बड़े ध्यान से ध्यान रखना कि फ्रेंकल डिफेक्ट अल्कली मेटल हैलाइड नहीं दिखलाते हैं। कि अगर तुम सोचो कि सर हमें एक बात बताइए कि NaCl शॉर्टकी डिफेक्ट दिखलाता है, क्या ये फ्रेंकल डिफेक्ट भी दिखला सकता है? नहीं। देखो जो Na+ का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। आयंस जो होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़े होते हैं, और वॉइड छोटी होने के कारण बड़े कैटायंस को एकोमोडेट नहीं कर पाएगी, वो छोटों को ही कर पाएगी। तो तुम अगर गौर करो तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैटायंस हैं जो कि अंदर की तरफ है, जिनका साइज छोटा होता है, तो ये छोटे वाले फ्रेंकल डिफेक्ट आसानी से दिखा पाएंगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है कि शॉर्टकिट इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल्स व्हेन क्या some impurities is present in lattice, some lattice sites are occupied by electrons, equal number of cations and anions are missing from the lattice sites। तो ऑप्शन क्या है इसका? दूसरा। तुम लोग जब क्वेश्चन आया करे ना, क्वेश्चन वाली स्लाइड आया करे तो पॉज करके देखा करो तुम्हें आता है कि नहीं। नेक्स्ट फ्रेंकल डिफेक्ट की अगर हम बात करें, कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स इन फ्रेंकल डिफेक्ट, बट ऑब्वियस की बात है। Which of the following is shown by AgBr? ये वही कॉमन क्वेश्चंस हैं, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों, यानी कि A एंड B। अब आती है बात नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के लिए। तो द डिफेक्ट्स डिस्कस सो फार डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये बात तो फैक्ट है। However, a large number of non-stoichiometric inorganic solids are known which contain the constituent elements in our non-stoichiometric ratio due to the defects in their crystal structures।
क्या कह रहा है ये? मतलब कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नॉन स्टोइकियोमेट्री में भी बिलीव रखते हैं, और उसके में दो टाइप्स हैं जैसे मैंने डिस्कस किया, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि भाई एफ सेंटर क्या होता है। तो ये जैसे मैंने Na+ और Cl- का क्रिस्टल लिया है और नीचे मैंने सोडियम के क्रिस्टल को हीट किया। सोडियम के क्रिस्टल को जब हीट किया तो उसमें से Na++1 इलेक्ट्रॉन मिले, और उसकी जो भाप है, चूंकि सोडियम इज अ वॉलेटाइल कंपाउंड, तो ये जो इसकी जो भाप है वो मैंने NaCl क्रिस्टल पर पास करने दी। अब NaCl क्रिस्टल को गर्मी मिलेगी, Na+ उड़ना चाहेगा, Cl- उड़ना चाहेगा, लेकिन इस भाप के अंदर Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो Na+ उड़ नहीं सकता, रिपल्जन क्रिएट होगा। तो Cl- कहीं से एक, जैसे यहां पे एक Cl- था, वो उड़कर चला जाएगा और Na+ के साथ अपनी दुनिया बना लेगा। Cl- के जाने से यहां पर एनायनिक वैकेंसी पैदा हो गई। एनायनिक वैकेंसी पैदा तो हो गई, लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट पैदा हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। कुछ भी करने का जयकांत शिकरी की ईगो नहीं हट करने का सिंघम, उसी तरीके से कोई भी डिफेक्ट लाने का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, ये नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो अगर तुम्हारा Cl- गया है, क्लोराइड के जाने से दुख नहीं है, जो माइनस चार्ज चला गया उसके जाने से बहुत दुख है। तो उस माइनस चार्ज को काउंटर बैलेंस कौन करेगा? ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये अंदर आ गया। तो जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहां से आया था? अरे यार सोडियम से आया था ना। तो ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो डी एक्साइट होगा तो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस which strikes to the electromagnetic spectrum and give the colors to the compound। और इसी एनायनिक वैकेंसी में जहां पर आपको कलर मिलता है, इसको फार्बे जेंटर कहते हैं या एफ सेंटर कहते हैं। तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर हम NaCl को हीट करते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है? येलो कलर मिलता है। यहाँ पे अगर NaCl का एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे तुम्हें पीला कलर मिलेगा। लिथियम क्लोराइड में पिंक होता है और पोटेशियम क्लोराइड में वॉयलेट या लाइलैक होता है। एक क्वेश्चन ये बनता है। एनाइनिक साइट्स को एफ सेंटर कहते हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि एफ सेंटर आता ही क्यों है, किसके अंतर्गत आता है? तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। तो एक बार एक रीडिंग ले लेते हैं। कह रहा है एल्कली मेटल हैलाइड्स लाइक NaCl, KCl शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट when crystals of NaCl are heated in the atmosphere of sodium vapor, जो मैंने अभी बात बताई। the sodium atoms are deposited on the surface of the crystal, जैसे मैंने यहाँ पर डिपॉजिट करके बताया। the Cl- ion diffuse to the surface of the crystal, combine with Na atom and give NaCl, अपनी दुनिया बसा ली। This happens by the loss of the electron by sodium atom to form Na+ ions, जो बात मैंने यहाँ पे बताई थी। The released electron diffuse into the crystal and occupy the anionic site. As a result, the crystal now has an excess of sodium. जब Cl- चला गया तो सोडियम का एक्सेस तो ही जाएगा। The anionic sites occupied the unpaired electron is called F center, जर्मन वर्ड है। फार्बे सेंटर, फार्बे का मतलब ही कलर होता है। And this imparts yellow color to the crystal. The color results by the excitation of these electrons when they absorb energy from the visible light falling on the crystals. Similarly, lithium chloride gives pink color, potassium gives violet color. स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। पिंक कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड इज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। There are many solids which are difficult to prepare in the stoichiometric composition and contains less amount of metal as compared to stoichiometric proportion। जैसे तुमने एक कंपाउंड सुना होगा Ni 0.98O, Fe 0.96O। एक कंपाउंड होता है जैसे FeO। FeO में क्या है कि जितने Fe2+ हैं उतने O2- हैं, जितने Fe2+ हैं उतने O2- हैं। इनकी ज़िंदगी इसी में आराम से व्यतीत हो रही होती है कि अचानक से क्या होता है बेटा, एक ऐसी हवा चलती है, एक ऐसी हवा चलती है कि
Fe2+ यहाँ से गायब हो जाता है, एक Fe2+ यहाँ से कहीं से भी गायब कर दो, एक Fe2+ यहाँ से गायब हो जाता है, ये गायब है, अब यहाँ पे वैकेंट है, वैकेंसी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ के जो 3Fe2+ गए उसके जाने का हमें दुख नहीं है, दुख है हमारे चार्ज बैलेंस नहीं है। ये जो 3Fe2+ गए बेटा 6+ का चार्ज लेकर गए और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दिया। अब जैसे मैंने तुमको भी बताया कि कुछ भी करो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और तुमने डिस्टर्ब कर दिया, इस बात का खेद है। और इसकी पोजीशन लेगा इसके हायर वैलेंसी वाले एटम्स, यानी कि 3Fe2+ की जगह आ जाएगा 2Fe3+, तो 6+ की जगह 6+ तो बैलेंस हो गया। जैसे एक Fe3+ मान लेते हैं यहाँ आ गया, एक Fe3+ मान लेते हैं यहाँ आ गया, लेकिन फिर भी बेटा एक वैकेंसी तो क्रिएट हो गई है। और ये वैकेंसी किसकी थी? ये वैकेंसी एक कैटायन की थी, इसलिए नाम है मेटल, यानी कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यानी कि कभी भी FeO NiO में आपको प्रोबेबिलिटी मिल सकती है कि उसका हायर चार्ज वाला उसके लोअर चार्ज वाले को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन ले ले और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पैदा हो जाए। यानी कि उसमें Fe2+ और Fe3+ हो सकता है, Cu+ Cu2+ हो सकता है, Ni2+ Ni3+ हो सकता है। और इस वजह से 0.96O दिखना, 0.98O दिखना लाजमी है। A typical example of this type is FeO, which is mostly found with the composition of Fe 0.95O. It may contain the actual range from Fe 0.93O to 0.96O. In the crystals of FeO, some Fe2+ cations are missing and the loss of positive charge is made up by the presence of the required Fe3+ ions. तो इस बात से ये चीज याद रखना कि ट्रांजिशन मेटल्स मेनली इस चीज को दिखाते हैं। Metal deficiency defect is mainly shown by the transition elements. क्यों? वेरिएबल वैलेंसी होती है। क्या Na+ के Na2+ होता है? नहीं। Mg2+ का Mg+ होता है? नहीं। Al3+ का Al2+ होता है? नहीं। तो भाई S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स ये डिफेक्ट्स नहीं दिखलाते हैं। FeO, NiO, CuO ये सारे क्या है? D ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होती है। तो अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला डिस्प्लेस होगा तो उसकी जगह हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को बुला लिया जाएगा ताकि बैलेंसिंग बैठ जाए, Fe और O के कॉम्पोजिशन में फर्क ना आए, लेकिन स्टोइकियोमेट्री की धज्जियां उड़ जाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाए। समझ में आई बात? ठीक है। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट पिछले डिफेक्ट से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर याद रखना डोपिंग हो रही है। मतलब NaCl का क्रिस्टल बना है शांति से, Na+Cl-, 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 बीच में अचानक से क्या हुआ, यहां पर Na+ था, यहां पर Na+ था, लेकिन गायब हो गया और उसमें डोपिंग करा दी SrCl2 की। SrCl2 में Sr2+ होता है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारे पास 2 Na+ गए थे, उसके बदले क्या आ गया? एक Sr2+ आ गया। तो 2+ has been balanced by 2+, but the thing is that there is one impurity present over here. अब आप NaCl के क्रिस्टल की स्टडी कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, अचानक से स्ट्रोंशियम मिल जाएगा तो झटका नहीं लगेगा? फिर तुमको यहाँ पे एक होल भी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि एक SrCl2 आने से कितनी इम्प्योरिटी पैदा हुई? तो एक हुई, मतलब एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एक होल क्रिएट हुआ। और AlCl3 आता तो AlCl3 आता तो Al में 3+ है तो 3 Na+ जाते, एक Na+ की जगह तो ये ले लेता, लेकिन 2 होल क्रिएट हो जाते। तो इफ molten NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized, some of the sites of Na+ are occupied by Sr2+. Each Sr2+ replaces 2 Na+ ions. It occupies the site of one ion and the other site remains vacant. The cationic vacancies thus produced are equal in number so to that of Sr2+. यही है impurity defect। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एनालिसिस शोज दैट, ये NCERT का क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव में तुम्हें मिलेगा 100% कि Ni 0.98O में तुम बताओ कितना प्रतिशत Ni2+ है, कितना प्रतिशत Ni3+ है।
तो हमने ये मान लिया कि Ni2+ ज़्यादा होते हैं तो उसको x मान लिया, Ni3+ हो गया टोटल में से -x, 0.98 - x। तो जो उसकी वैलेंसी होती है, यानी कि ये 2 के साथ क्या है, x है और ये 3 के साथ क्या है, 0.98 - x है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, इक्वल टू 0। अब यार एक बात सुनो, Fe2O3 में अगर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2x + 3 - 2 इक्वल टू 0। यही कांड मैंने यहाँ किया है, गौर से देखो। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट से ही निकालते थे तो 0.98 × x नहीं कर सकते ना, क्योंकि निकल 2 भागों में डिवाइडेड है। Ni2+ भी हो सकता है इसके अंदर, Ni3+ भी हो सकता है। Ni2+ को x ले लिया, Ni3+ को 0.98 - x ले लिया, तो 2 टाइम्स x + 3 टाइम्स 0.98 - x कर दिया। तो कुछ गलती कर दी क्या? अब प्लस यहां जैसे 3 टाइम्स -2 था तो वो तो एक ही है, तो -2 इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहां पर x सॉल्व करोगे तो ये 0.94 आएगा। अब अगर तुम Ni2+ का परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे तो 0.94 अपॉन 0.98 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 96% आना चाहिए। और फिर Ni3+ का माइनस कर दो तो 4% आ गया। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर देखे गए हैं। डायग्राम बना देगा, कहेगा बताओ किस तरीके का डिफेक्ट है। तो देखो यहां से तुम्हारा Na+ गायब है, यहाँ से Cl- गायब है, यहाँ से Na+ गायब है, यहाँ से Cl- गायब है। सिंपल शॉर्ट की डिफेक्ट है ये। फ्रैंकल हो नहीं सकता, फ्रैंकल के लिए इंटरस्टिशियल में आना चाहिए। एल्कली मेटल हैलाइड फ्रैंकल दिखाता ही नहीं है, और खत्म होगी बात। सीधा सीधा शॉर्ट की डिफेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां पे कह रहा है NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2, what is the concentration of cation vacancies? तो जैसे हमें मालूम है कि 1 मोल SrCl2 को जब आप अभी पढ़कर आ रहे हो, डोप कराते हो तो 1 वैकेंसी क्रिएट होती है। 10⁻³ मोल का मतलब क्या हुआ कि 6.022 × 10⁻23। परसेंटेज का क्या मतलब हुआ, अपॉन 100, यानी कि 10⁻⁵ इंटू Na इंटू 1। ये आंसर है। क्वेश्चन पूछ रहा था ना, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, ये है टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज। अब अगर यही AlCl3 डोप कर रहा होता सेम क्वेश्चन में, तो 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 वैकेंसीज क्रिएट होती है ना तब। अच्छा, कभी कभार ये रेडियस रेशियो से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होती है 0.414 r और 0.225 r। इसका आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा ये उल्टा हो गया। ये रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये पूछा गया बेटा ऑब्जेक्टिव में। टेट्राहेड्रल 0.225 से 0.414 से होती है, ऑक्टाहेड्रल 0.41 से 0.732 होती है। रेडियस रेशियो का मतलब होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। 2 चीज़ें दी गई होंगी, डिवाइड कर देना, रेडियस रेशियो मिल जाएगा। रेडियस रेशियो जब मिल जाएगा तो ये देख लेना वो किसके अंदर का जा रहा है। जैसे मान लो 0.53 आया तो 0.53 रेंज इसके अंदर आती है, तो कहेगा कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो एक छोटी सी बात है, इसको प्लीज़ आप ध्यान रखना है। छोटे से टेबल को याद कर लो, 3 4 6 8। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की रेडियस को याद कर लो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 0.414 r होता है रेडियस ऑफ स्फीयर, और टेट्राहेड्रल वॉइड 0.225 कैपिटल R। तो सॉलिड स्टेट के लिए इतना ही बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल दैट पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।